हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया स्वस्थ और साथ ही साथ खुश रहना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं चुनाव आयोग अर्थात निर्वाचन आयोग के बारे में। इलेक्शन कमीशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप चुनाव आयोग बोल सकते हैं, निर्वाचन आयोग बोल सकते हैं, इलेक्शन कमीशन बोल सकते हैं। आप हम सब जो भी 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं वो चुनाव में वोट देने ज़रूर जाते हैं, मतदान करने जाते हैं ना आप सब। तो कौन कराता है वो चुनाव? किस तरीके से चुनाव संपन्न किए जाते हैं? संविधान के किस आर्टिकल में चुनावों की से संबंधित प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है? ये सब बातें हम जानेंगे इस लेक्चर में और इससे आगे आने वाले और भी लेक्चरों में, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्ट में ये बातें कंप्लीट नहीं हो जाएंगी। चलिए देखते हैं चुनाव आयोग के बारे में। हमारे यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से तात्पर्य क्या है? वयस्क मताधिकार यानी कि सार्वभौम। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर, इस तरीके से नहीं है कि आप अमीर हैं तो वोट देंगे, आप गरीब हैं वोट नहीं देंगे, आप काले हैं वोट नहीं देंगे, गोरे हैं वोट देंगे, आप लेडीज़ हैं वोट नहीं देंगे, आप जेंट्स हैं तभी वोट देंगे। इस तरीके का कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी कि आप अगर 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हैं तो आप वोट दे सकते हैं, अगर आपको चुनाव आयोग के द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप किसी ऐसे कृत्य, ऐसे कार्यों में पकड़े जाएं जो देश विरोधी हो, तब कैसे वो आपको अधिकार दे सकते हैं। तो अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं जो भी चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि अगर एक नागरिक को वोट डालनी है तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? जैसे 18 वर्ष की आयु हो उसकी, तो आप 18 वर्ष के तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आप 18 वर्ष के कंप्लीट नहीं तो आप नहीं डाल सकते, 18 वर्ष के नहीं है तो। और आपके पास या तो आधार कार्ड होना चाहिए या फिर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। इस तरीके के कुछ क्राइटेरिया भी तो डिसाइड होते हैं जो भी उन्होंने डिसाइड किए हुए हों। तो अगर आप हैं बिल्कुल 18 साल हो चुके हैं तो आप बिल्कुल वोट डालने जा सकते हैं, चाहे आप लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, आप कहीं से भी आप बिल्कुल वोट डालने जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। और आप देखते हैं कि भारत के चुनाव अपने आप ही एक त्यौहार की तरह आते हैं। चुनावी त्यौहार कह सकते हैं आप इनको, लोकतंत्र का त्यौहार कह सकते हैं आप अपने चुनाव को। बोला भी जाते हैं कि ये लोकतंत्र के पर्व के रूप में आते हैं चुनाव। बोला भी जाता है हमारे देश के चुनावों को लोकतंत्र का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर इस तरीके से चुनाव अभी तक और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। तो यही बात की जा रही है कि भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। चुनाव अर्थात निर्वाचन, आप चुनाव या निर्वाचन को ही चुनाव बोलते हैं। हो सकता है वहाँ पर चुनाव वर्ड ना दे के निर्वाचन दे दे, तो आपको शब्दावलियाँ पता होनी चाहिए। तो चुनाव निर्बाध व निष्पक्ष हो, यानी कि जो भी हमारे यहाँ इलेक्शन कराए जाते हैं, चुनाव होते हैं, वो निष्पक्ष होने चाहिए, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी विघ्न बाधा के। तो अब इसके लिए तो एक ऐसा नहीं है कि सरकार ही चुनाव करा ले या संसद ही चुनाव करवा ले, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि उनके अपने बहुत सारे कार्य हैं। तो इसके लिए एक संस्था की आवश्यकता होगी। वो संस्था है कौन सी? वही संस्था है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अर्थात निर्वाचन आयोग के द्वारा ही वो चुनाव जिसमें आप हम वोट डालने जाते हैं, या वो चुनाव भी जिसमें आप और हम वोट नहीं डालते, वो सारे ही चुनाव आयोग की निगरानी में ही संपन्न होते हैं। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ही चुनावों को संपन्न कराता है। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। चुनाव निर्बाध व निष्पक्ष हो तथा इसका विश्वास भी हो, यानी कि ये विश्वास होना भी चाहिए जनता को, हम सबको, पार्टियों को, सबको ये विश्वास होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं। तो इसके लिए इस कारण चुनाव एक स्वतंत्र प्राधिकरण के अधीक्षण व निदेशन में संपन्न कराए जाते हैं, यानी कि जो चुनाव आयोग है उस पर किसी तरीके का कोई अधिकार या दबाव नहीं है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, इस तरीके का कोई दबाव नहीं है। ना विधायिका का, न्यायपालिका, कार्यपालिका, किसी तरीके का कोई निकाय नहीं है, दबाव नहीं है इस निकाय पर। यह एक स्वतंत्र निकाय है। क्लियर रखिएगा आप इस बात को। तो यही कहा गया है कि इस कारण चुनाव एक स्वतंत्र
प्राधिकरण के अधीक्षण क्या होता है, यानी कि निगरानी करना। जो अपने से नीचे कोई कार्य दिया गया है, कोई अधिकारी है, जो भी वर्ग है अपने से नीचे, उसका अधीक्षण करना, उसकी निगरानी करना। तो प्राधिकरण के अधीक्षण व निर्देश में, उनके अधीक्षण में, उनकी देखरेख में, साथ ही साथ उनके निर्देश में वो बात बताएंगे, वो रूल्स बताएंगे जिन्हें फॉलो करना पड़ेगा जो भी अधिकारी होगा। तो प्राधिकरण के अधीक्षण व निर्देशन में संपन्न कराए जाते हैं, यह प्राधिकरण निर्वाचन आयोग कहलाता है। तो मैंने आपसे यही बात कही है कि जो भी चुनाव कराए जाते हैं वो निर्वाचन आयोग के तहत ही किए जाते हैं, जिसे आप चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन भी बोल सकते हैं। और ये एक स्वतंत्र निकाय है, साथ ही साथ यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय दो तरीके से होते हैं। एक संवैधानिक निकाय वो होता है जिनका जिक्र संविधान में होता है, और गैर संवैधानिक निकाय वह होते हैं जिनको बाद में बनाया जाता है, संविधान निर्माण करने के बाद बनाया गया है, उनको एक बिल के माध्यम से, संसद में बिल के माध्यम से जिनको बनाया गया है, ठीक है, वो होते हैं गैर संवैधानिक निकाय। और संवैधानिक बॉडी वो होती है जिनका जिक्र, जिनका बात संविधान में की गई होती है। याद रखिएगा, हमारे देश में कुछ संवैधानिक निकाय भी हैं और गैर संवैधानिक निकाय भी हैं। ये जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, ये संवैधानिक निकाय है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है? तो बिल्कुल, चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कोशिश करूंगी कि आपको संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकायों की सूची बना के दे दूं कि ये कौन सा संवैधानिक है और कौन सा गैर संवैधानिक, क्योंकि समय समय पर भी लिए जाते हैं प्रीलिम्स में या फिर कथन कारण में क्वेश्चन देकर पूछ सकते हैं। पता भी होना चाहिए आपको, क्लियरिटी ना। भारतीय चुनावों के, हमारे जो भारत में चुनाव संपन्न कराए जाते हैं उसके बारे में एक बात कही जाती है। वो बात है क्या? भारतीय चुनावों के बारे में यह प्रचलित है कि भारत में चुनाव संपन्न कराना, यानी कि जो भारत में चुनाव कराए जाते हैं वह पूरे यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन चारों को मिलाकर, यानी कि इन जितना भी जनसंख्या, या आप जनसंख्या कह सकते हैं, इन देशों में जितनी जनसंख्या है उनको मिलाकर, कौन कौन से? पूरे यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन सबको मिलाकर उनमें चुनाव कराने जैसा है। यानी कि इन चार देशों में, पूरे यूरोप को तो पूरा ही शामिल कर लिया गया है, और यूरोप पूरा एक महाद्वीप है, तो पूरे यूरोप और यूरोप के साथ ये तीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन सब में चुनाव कराने जैसा है, वो भी एक साथ चुनाव कराने जैसा। तो ये बात भारत के चुनावों के बारे में प्रचलित है। तो कितने बड़े स्तर पर चुनाव होते होंगे, अपने आप में ही एक ये कठिन कार्य है और एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े लोकतंत्र में, भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है अपने आप में, मिसाल है भारत पूरे दुनिया के आगे, पूरे विश्व के आगे, देशों के आगे। तो इतने बड़े स्तर पर, इतनी बड़ी जनसंख्या में निष्पक्ष, निर्बाध तरीके से, निष्पक्ष तौर पर, बिना किसी विघ्न बाधा के चुनाव संपन्न कराना, और साथ ही साथ जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि उस पर भी, हाँ, छोटी मोटी ऐसी बातें नहीं है। देखिए, इतना बड़ा आप परिवार भी देख लीजिए, परिवार में भी अगर जॉइंट फैमिली हो तो थोड़े बहुत मुद्दे उठते रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वो बातें नहीं उठेंगी। भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने की अभिव्यक्ति, अपनी बात रखने की अभिव्यक्ति, परंतु इसी तरीके से घर में भी होता है। जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो छोटी मोटी छुटपुट आवाज़ें आते ही रहती हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि मुखिया की बात नहीं मानी जाती है, रिजल्ट नहीं माना जाता, कोई निर्णय फैमिली में किया जाता है बड़ों के द्वारा नहीं माना जाता। तो इसी तरीके से भारत में भी जब चुनाव संपन्न होते हैं, रिजल्ट आता है, तो ठीक है, बातें उठती हैं समय समय पर, आप देख सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता कि कोई पार्टी अगर हार चुकी है तो वो ये कहेगी नहीं मैं ही सत्ता पे बैठी रहूँगी। नहीं, अगर वो सत्ता में जो पार्टी थी वो हार चुकी है इस बार चुनाव में, तो वो आराम से अपनी सीट छोड़ देती है और जो जीती है वो सत्ता ग्रहण कर लेती है। तो बहुत आराम से ये चीज़ें होती हैं। आज भी आप वर्तमान समय में कुछ देशों में देखेंगे, सत्ता परिवर्तन में बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पर बाधाएं उत्पन्न होती हैं, मानने को तैयार ही नहीं होते, छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते सत्ता को। हमारे यहाँ पर इस तरीके से नहीं है, जो जीतता है वो आराम से सत्ता ग्रहण करता है और जो हारता है वो बहुत प्यार से उसको सत्ता दे भी देता है। जबकि सब आप देखते हैं ओथ
अर्थात शपथ ली जाती है ना, ओथ बोलते हैं इंग्लिश में, तो शपथ ग्रहण की जाती है तब जो पहले वाले प्रधानमंत्री जी हैं या फिर अगर मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं तो वो भी ज़्यादातर आप देखेंगे वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं। तो बहुत आराम से ये चीज़ें हमारे यहाँ संपन्न होती हैं। तो भारतीय चुनावों के बारे में यह मत प्रचलित है कि भारत में चुनाव संपन्न कराना पूरे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब को मिलाकर उनमें चुनाव कराने जैसा है। विश्व का सबसे बड़ा निर्वाचक मंडल क्या, चुनाव आयोग को ही कहा गया है। चुनाव आयोग को ही निर्वाचक मंडल, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। तो सबसे बड़ा निर्वाचक मंडल, विशाल निर्वाचक मंडल तथा प्रबंधन लोकतंत्र का सबसे प्रभावी पर्व भारत में ही देखा जाता है। मैंने अभी यही बात कही ना कि एक पर्व के, एक त्यौहार की तरह लगता है हमारे देश में जब हमारे देश में चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। और आप देखते हैं जब केंद्र के चुनाव होते हैं तब तो पूरे देश में ही और समय समय पर राज्यों में भी चुनाव होते रहते हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए, या फिर कभी आप देखते हैं राज्यसभा में कोई सीट खाली हो गई उसके लिए चुनाव होते रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर चुनाव हमेशा चलते ही रहते हैं। संसद के दोनों सदन कौन से हैं? 2 सदन, कितनी बार बताया आपको, अब तो याद हो गया होगा, लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानमंडल, राज्यों में भी 2 सदन होते हैं। राज्यों में अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया केंद्र होता है, केंद्र स्तर में, केंद्र में संसद है, संसद, केंद्र, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस तरीके से जैसे केंद्र में संसद है, राज्यों में होती है विधानमंडल, और विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। परंतु जैसे आप केंद्र में देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा अनिवार्य रूप से होते हैं, राज्यों में ऐसा नहीं है। राज्यों में विधानसभा तो सभी राज्यों में है, परंतु विधान परिषद जो दूसरा सदन है वो मात्र कुछ ही राज्यों में है। ठीक है, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सभी राज्यों में क्यों नहीं है, कि किस तरीके से दूसरा सदन भी बनाया जा सकता है। तो ये सारी बातें हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो 2 सदन हैं, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानमंडलों के लिए, अथवा अब आप यहाँ पे ये बात की जा रही है कि ये 2 चुनाव आयोग है वह किस किस के लिए चुनाव संपन्न कराता है, इसके तहत किस किस के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। तो संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के चुनाव कराए जाते हैं। साथ ही साथ राज्यों के विधानमंडलों में आप जाते हैं ना वोट देने, एमएलएज विधायक चुनते हैं, विधायक चुनते हैं ना राज्यों में। राज्यों में जब मुख्यमंत्री बनते हैं तब आप किस चीज़ के चुनाव में मतदान करने जाते हैं, किस सदस्य के लिए, क्या बोलते हैं उसको, एमएलएज, विधायक बोलते हैं ना। और केंद्र में जब आप चुनाव करने जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, सांसद, जिससे प्रधानमंत्री जी चुने जाते हैं। क्लियर है ना ये बात आपको? जब केंद्र के चुनाव के लिए आप जाते हैं, जब पूरे देश में चुनाव होते हैं तब क्या होता है, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। और जब आप सिर्फ अपने राज्य में, सिर्फ आपके राज्य में चुनाव हो, कई बार ऐसा होता है ना राज्यों में, अभी हाल ही में बिहार में चुनाव संपन्न हुए हैं, तब क्या होता है उसमें एमएलएज चुनते हैं आप। और एमएलएज जब चुनते हैं तब जो जिनकी भी पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलएज होते हैं वो अपने मुखिया जो भी विधानमंडल में बैठकर वो तय करते हैं उसको वो सीएम भी बनाते हैं। तो अब मुख्यमंत्री का चुनाव राज्य स्तर के लिए करते हैं एमएलएज के थ्रू, विधायक के थ्रू, और केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री के लिए अगर आप देखें तो आप किसको चुनते हैं, सांसदों को चुनते हैं। तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानमंडल के लिए अथवा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव आयोग के द्वारा ही चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। क्लियर रखिएगा, आपसे पूछ भी लिया जा सकता है कि चुनाव आयोग के द्वारा किस किस के लिए चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, या राज्यों में जो विधानमंडल है उसमें चुनाव किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। तो बिल्कुल हमारे चुनाव आयोग अर्थात निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। अब चुनाव आयोग के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका गठन कब हुआ? गठन हुआ
25 जनवरी 1950 में, 1950 में क्लियर रखिएगा। 1950 में ही हमारे संविधान लागू हुआ था, 1950 में ही लागू हुआ था ना हमारा संविधान। तो 1950 डेट क्या है, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। साथ ही साथ मैं ये आपको बता ही चुकी हूँ कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, वो एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। संविधान के भाग 15 में, किसमें, संविधान के भाग 15 में चुनाव से संबंधित सारी बातें हैं। एक आयोग की स्थापना, ये सारी बातें, यानी कि चुनाव संपन्न कराने से संबंधित जितने भी बात हैं, चुनाव से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, वो संविधान के भाग 15 में है। किसमें, भाग 15 में। और आर्टिकल कितने से कितने तक है, अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के बारे में बात की गई है कि वहाँ पे किस तरीके से चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनके लिए क्या अहर्ता है डिसाइड है, यानी कि कौन बन सकता है चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। जैसे न्यायाधीश, न्यायालय में क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना एक, इसी तरीके से यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये सारी बातें किस अनुच्छेदों में की गई हैं, अनुच्छेद 324 से 329 में। और चुनाव से संबंधित सारी बातें भाग 15 में है, संविधान के भाग 15 में। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अक्टूबर 1993 से, कब, अक्टूबर 1993 से 1993 से फाइनल रूप से 3 सदस्य हो गया है हमारा निर्वाचन जो निर्वाचन आयोग है, वो 3 सदस्य हैं। उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और 2 अन्य। तीनों की शक्तियां समान ही हैं, ऐसा नहीं है कोई ऊंचा नीचा है, परंतु एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। परंतु जब स्टार्टिंग में, शुरू में, यानी कि 1950 में जब ये बनाया गया था, तो सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त होते थे, सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही होते थे। क्लियर रखिएगा बात। 1986 में, 1986 में इनको 3 सदस्य बनाया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा अध्यादेश पारित कर कर, परंतु उसके बाद फिर 1 सदस्य ही हो गया। 86 में 3 सदस्य हो गया था, 86 तक 3 सदस्य हो गया था। जब शुरू में बना 1 सदस्य ही थे, सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त। उसके बाद 3 सदस्य हो गया, जो 1986 में राष्ट्रपति जी के द्वारा अध्यादेश पारित करके बनाए गए थे। अध्यादेश, मैंने आपको पहले भी बताया, अध्यादेश यानी कि अगर कोई ऐसा कानून, किसी ऐसी विधि की आवश्यकता पड़ रही है जब संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं चल रही, तब अगर कोई कानून की आवश्यकता पड़ती है किसी विधि की, तो राष्ट्रपति जी अध्यादेश पारित कर कर बना सकते हैं। क्लियर। अध्यादेश, तो अध्यादेश के द्वारा 3 सदस्य बना दिया गया, परंतु फिर दोबारा से 1 सदस्य ही कर दिया गया। फिर 1993 अक्टूबर 1993 फाइनल तौर से, स्थायी तौर पर अभी तक, आज तक भी 3 सदस्य ही है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, क्लियर रखिएगा ये बात, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर चुनाव संपन्न कराने के लिए 1 चुनाव आयुक्त, तो ऐसा महसूस किया गया कि 3 ही चुनाव आयुक्त होने चाहिए। जब 1986 में अध्यादेश पारित किया गया था, निर्णय न्यायालय में भी गया था, तो वहाँ पर ये बिल्कुल सही पाया कि 3 तो होने ही चाहिए। इतने बड़े स्तर पर चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, तो 3 चुनाव आयुक्त हैं अब, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य। क्लियर रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य। अच्छा, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। आपसे पूछा भी जा सकता है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो थे सुकुमार सेन, क्योंकि पहले 1 सदस्य ही होते थे। वर्तमान, आपका होमवर्क है, वर्तमान समय में आप तीनों के नाम बताइए कि इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और साथ ही साथ 2 अन्य कौन से हैं। याद रखिएगा, आप पता कीजिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम को देने जाते हो तो उस समय जितनी भी अपॉइंटमेंट है कि हमारे गृह मंत्री कौन हैं, अगर CBI चीफ कौन है, इस तरीके से, या चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, उस समय की ये जो बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट है आपको पता होनी चाहिए। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष होता है कार्यकाल। अगर इसी बीच में वो 65 वर्ष पूरे कर लेते हैं, 6 वर्ष कंप्लीट होने से पहले ही वो 65 वर्ष पूरे कर लेते हैं,
तो भी उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो पूछा जा सकता है एज 65 वर्ष, यानी कि 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, और जो अगर पूरा कार्यकाल तक 65 नहीं होते हैं तो 6 वर्ष पूरा करेंगे, अपना पूरा ड्यूरेशन करेंगे। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, और जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी ही करते हैं, परंतु मुख्य चुनाव आयुक्त की से बात कर कर, उनसे सिफारिश कर कर, उनसे पूछताछ कर कर, यानी कि उनकी पूछताछ से, उनकी बात सुनकर उनसे पूछा जाता है। जब 2 अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी हो तो मुख्य चुनाव आयुक्त से सलाह मशवरा करने के बाद ही राष्ट्रपति जी अन्य दोनों की नियुक्ति करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अन्य चुनाव, जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं, क्या उनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है? नहीं, नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है, परंतु वार्तालाप यानी कि सलाह मशविरा किया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त से। मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त, यानी कि चुनाव या निर्वाचन, मैंने आपको पहले ही बताया, आप इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, कुछ भी बोल सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिसे पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव हो, ये बता रहे हैं कि कौन बन सकता है। ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन हो सकता है? तो ये बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे पर्याप्त प्रशासन, यानी कि प्रशासन का कार्य करने का, प्रशासन कौन देखता है? आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं, वो कौन, क्या बोलते हैं उनको? प्रशासनिक अधिकारी तो बोलते हैं। तो जिसे पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव हो, विधि कानून विधि का ज्ञान हो, साथ ही समाज में उच्च स्थान प्राप्त हो, इस रैंक के किसी भी अधिकारी को, ज़्यादातर आईएएस अधिकारी लेवल के ही होते हैं, तो इनको ही चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया जाता है। आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्तों में क्या कहा गया है? आयोग के सदस्यों की जो सेवा की शर्तें हैं तथा पदावधि में इनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए अलाभकारी बदलाव नहीं किए जा सकते। यहाँ पर ये बात की गई है कि हो सकता है कि जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाए, चुनाव जो तीनों सदस्य हैं, जब उनकी नियुक्ति हो जाए, उनकी नियुक्ति के बाद उनकी जो सेवा की शर्तें हैं, उनका जो पद है, जो उनको लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जो भी फैसिलिटीज़ उनको प्राप्त हो रही हैं, आप उसमें कोई भी बदलाव किसी भी तरीके का नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर कुछ ऐसी बातें हों, अब इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराए जाते हैं, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि वो स्वतंत्र रूप से चुनाव कराएं, तो इसलिए संविधान में ये बात क्लियर तौर पर लिख दी गई है, कह दी गई है कि आप उनके जो लाभ हैं, उनकी जो सेवा की शर्तें हैं, जो उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आप उनके जब वो पद ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद आप उनकी उस फैसिलिटीज़ में जो भी सेवा की शर्तें हैं, जो भी लाभ हैं, उसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन जिससे उनको लाभ ना हो, परिवर्तन नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा हो सकता है भाई कोई दबाव बनाए कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, आगे आपको आपके पद से हटा देंगे, ये चीज़ आपसे छीन लेंगे, इस तरीके से कर देंगे। तो ये बात क्लियर कह दी गई है कि इस तरीके से कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब वो अपने पद पर होते हैं उस समय। तो यही बात कही गई है कि आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्तों में तथा पदावधि, यानी कि पद की अवधि जो है, जितने साल तक वो अपने पद पर रहेंगे, पदावधि में इनकी नियुक्ति के बाद, यानी कि जब वो अपने पद को ग्रहण कर लेते हैं, नियुक्ति के बाद उनके लिए कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और ये आवश्यक है ताकि ये स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को कर सकें, उनके मन में कोई डर ना हो। तो क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई डर दबाव बना जाए कि हम ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे, परिवर्तन करेंगे, देंगे आपको, आपके पद से ही हटा देंगे अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ किया। तो स्वतंत्रता से ही अपने कार्य को कर सके, इसलिए क्लियर तौर पर कहा गया है कि जब ये अपने पद को ग्रहण कर लेते हैं, इनके जो सेवा की शर्तें हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उनमें कोई भी किसी तरीके की कोई कटौती नहीं की जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया, यहाँ देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त
को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया की ही तरह है। यानी कि जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जज को, न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। क्लियर रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों की प्रक्रिया सेम है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्चतम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सेम है। आपको पता है ना, सर्वोच्चतम, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों एक ही कोर्ट के नाम है, सर्वोच्चतम, उच्चतम और सुप्रीम। तो ये बात आपसे क्लियर कह दी गई है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही है? तो बिल्कुल यही उसी तरीके से है। बात क्लियर हो गई है आपको बिल्कुल कि दोनों को हटाने की, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया एक ही तरीके से है। साथ ही साथ अन्य निर्वाचन आयुक्त, जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, दो अन्य भी तो होते हैं ना, टोटल कितने मेंबर होते हैं? 3, याद रखिएगा, 3 मेंबर होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य। तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से ही हटाया जा सकता है। क्लियर रखिएगा, जो अन्य जब अपॉइंटमेंट की जाएगी बाकी दोनों की, तब भी पूछा जाएगा, तो जब हटाया जाएगा तब भी इनसे पूछा जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त से। ये बात क्लियर रखिएगा कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से ही हटाया जा सकता है। क्लियर रखिएगा बात। केंद्र तथा राज्य चुनाव आयोग को, देखिए केंद्र तथा राज्य, अब आप देखते हैं कि हमारा देश कितना बड़ा है, कितनी बड़ी जनसंख्या है, क्या सिर्फ मात्र 3 लोग ही चुनाव संपन्न करा लेंगे पूरे देश में? ये 3 लोग तो चुनाव आयोग के सदस्य होते हैं, जिनकी देख रेख में सारा कार्य होता है, जो तौर तरीके, रूल्स रेगुलेशन सब बनाते हैं, जो सारा परफॉर्मा तैयार करते हैं कि किस तरीके से होने चाहिए। परंतु इस काम को निचले स्तर तक लागू करने के लिए, चुनाव संपन्न कराने के लिए बहुत सारे कर्मचारियों और अधिकारियों की भी आवश्यकता होगी ना, क्योंकि मात्र सिर्फ 3 लोग ही मिलकर तो पूरे देश में चुनाव नहीं करा सकते। तो यही बात की गई है कि केंद्र तथा राज्य चुनाव आयोग को उनके कर्तव्यों तथा दायित्वों के उचित निर्वहन के लिए कर्मचारी व अधिकारी उपलब्ध कराते हैं। यह निर्वाचन आयोग के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो यही बात कही गई है, जो केंद्र है और राज्य है वो इन चुनाव आयुक्तों को कुछ कर्मचारी और अधिकारी देते हैं, ताकि ये जो अपना कार्य है चुनाव कराने को, उसको बिना किसी विघ्न बाधा के आराम से संपन्न करा सके। क्लियर है? और साथ ही साथ जिनको ये अपॉइंट करते हैं, उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी इन चुनाव आयुक्तों के ही प्रति होती है, पूरी की पूरी जवाबदेही होती है। ऐसा नहीं है फिर वो किसी, चाहे उनको केंद्र ने भेजा हो या राज्य ने भेजा हो, परंतु जो जवाबदेही होगी क्लियर तौर पर अपॉइंट करने के बाद, वो चुनाव आयोग के ही प्रति होगी, उनकी जिस भी अधिकारी को इन कार्य में लगाया जाएगा। आप ये बात याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है आपसे कि चाहे केंद्र ने भेजे हो वो अधिकारी या कर्मचारी या राज्य ने भेजे हो, परंतु जो जवाबदेही होगी पूरी तरीके से, जो उत्तरदायी होंगे वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? निर्वाचन आयोग अर्थात चुनाव आयोग के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। सभी राज्यों के लिए एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। क्लियर रखिएगा बात। अब आपसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से निचले स्तर तक चुनाव के अधिकारी होते हैं, कौन कौन होता है चुनाव कराने में शामिल। सबसे पहले बात क्या कही गई है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी दिए जाते हैं केंद्र और राज्य के द्वारा। अब बात क्या हो रही है कि सभी राज्यों के लिए एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। सभी राज्यों के लिए एक मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी होता है। कौन करता है? सब करा चुनाव आयोग के द्वारा जाता है। तो सभी राज्यों के लिए सबसे पहले क्या बात की गई है? सभी राज्य, जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, कितने राज्य हैं पता कीजिए। चलिए एक और होमवर्क, तो जितने भी राज्य हैं उनके लिए, चलिए मैं ही बता देती हूँ, वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। तो एक राज्य कम हो गया, पहले 29 थे अब 28 हो गए।
सभी राज्यों के लिए एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, जिसका कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों तैयार करने, उनका पुनरीक्षण करने तथा उनमें शुद्धियां करने के काम के अधीक्षण के लिए व राज्य में सभी निर्वाचनों चुनावों के संचालन के लिए नियुक्त किया जाता है। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य ये होता है, जो भी नामावलियाँ, आपको पता है जो भी चुनाव में भाग ले रहा है उनकी लिस्ट तो तैयार की जाएगी, चुनाव किस तरीके से होंगे, कौन चुनाव में भाग ले रहा है, वो सारी प्रक्रिया पूरा परफॉर्मा तैयार होगा ना। तो यही है इनका कार्य कि जो चुनाव की जो नामों की पूरा नियमावली तैयार की गई है, पूरा पर्चा है, नियमावली होती है ना एक, पूरा का पूरा जिसने भी चुनाव में भाग लिया उसके ऊपर से नीचे तक लिस्ट कह सकते हैं आप नियमावली को। तो उस पूरी लिस्ट को देखना, साथ ही साथ उस लिस्ट को तैयार करना, और अगर उसमें कुछ उसको दोबारा देखते हैं फिर, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े स्तर का काम है। चुनाव करवाने में बहुत बड़े स्तर का पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, और बहुत बड़े स्तर का अपने आप में काम है। तो छोटा छोटा काम भी बहुत बारीकी से किया जाता है ताकि कुछ मिस्टेक ना हो जाए। तो जब नामावलियाँ तैयार की जाती हैं उसके बाद उनको दोबारा देखा जाता है, पुनरीक्षण किया जाता है, ताकि उनमें अगर कुछ अशुद्धियाँ, कुछ गलतियाँ रह गई हैं तो उनको शुद्ध किया जाए, उनको ठीक किया जाए। तो उनकी शुद्धियाँ की जाती है किनके द्वारा? इन्हीं के द्वारा, जो राज्य में मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। उनका वो पुनरीक्षण करते हैं, उनको देखते हैं कि कुछ गलतियाँ तो नहीं रह गई हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं तो उसको ठीक करते हैं, साथ ही साथ अधीक्षण करते हैं, यानी कि देखते हैं निचले स्तर तक कि राज्य में किस तरीके से कार्य होते हैं, क्योंकि सिर्फ राज्य में वही तो नहीं होंगे, पूरे निचले स्तर तक और भी लोग अपॉइंट किए जाते हैं। देखेंगे हम कौन कौन होते हैं, तो उनकी देखरेख भी करनी होती है कि किस तरीके से चुनाव के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो काम कर रहे हैं। अधीक्षण का मतलब जो अपने नीचे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको देखना कि किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, उनकी देखरेख करना। व राज्य में सभी निर्वाचनों चुनावों के संचालन के लिए नियुक्त किया जाता है। राज्य में चुनाव के संचालन के लिए एक मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, क्लियर रखिएगा, और जिनका कार्य भी मैंने आपको बता दिया है। जिला स्तर पर अब बात करते हैं। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर हो गए, आप देखते हैं जिले होते हैं, सभी राज्यों में जिले होते हैं ना। बुलंदशहर हो गए, मेरठ जिला होता है, गाज़ियाबाद है, होते हैं ना जिले। आप बताइए आपका जिला कौन सा लगता है? पता है आपको आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं? आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप पता कीजिए कि आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। तो राज्य में ज़िले होते हैं। अब ज़िले स्तर पर कौन नियुक्त किया जाता है? तो जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी। राज्य स्तर पर क्या होता है? राज्यों के लिए एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं राज्यों के लिए, और जिला स्तर पर एक जिला निर्वाचन अधिकारी। यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिशा निर्देश के अधीन अपने जिलों में निर्वाचन से संबंधित सारे कार्य देखता है। किसके अधीन होता है? ये जो राज्यों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं ना, उनके अधीन ही होता है ये जिला निर्वाचन अधिकारी। और जो ये दिशा निर्देश देता है, जो राज्यों के लिए अपॉइंट किया गया है, वो इनको दिशा निर्देश देता है जिला अधिकारियों को, जिला निर्वाचन अधिकारियों को। उसी के दिशा निर्देशों के तहत ही ये सारे कार्य करते हैं चुनाव से संबंधित। और ये ज़्यादातर होते कौन हैं? जिला कलेक्टर, जिन्हें आप IAS ऑफिसर कहते हैं, जिला अधिकारी, ठीक है, ज़्यादातर ये वो होते हैं। या फिर उपायुक्तों का जिला निर्वाचन अधिकारी, यानी कि अगर कोई अलग से जिला निर्वाचन अधिकारी अपॉइंट किया है तो वो हो सकता है। तो जिले स्तर पर भी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जो किसकी देखरेख में कार्य करते हैं? जो राज्य स्तर पर अधिकारी नियुक्त किए गए ना, उन्हीं की देखरेख में कार्य करते हैं वो जिला स्तर पर जो न्यायाधीश जो अधिकारी होते हैं। गलती हो जाती है, टेंशन मत लिए कीजिए इतनी। तो जिला स्तर पर, साथ ही साथ यही मतदान केंद्रों के लिए प्रिजाइडिंग अधिकारी, यही का मतलब ये जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, यही मतदान केंद्रों के लिए। मतदान केंद्र किसको बोलते हैं? जहां वोट देने जाते हैं, जहां आप कहीं ना कहीं स्कूल्स में, जैसे आप देखते हैं ना, स्कूल को छुट्टी कर दी जाती है, उसको एक मतदान केंद्र के रूप में बदल दिया जाता है जहां वोट देने जाते हैं। तो मतदान केंद्र
डिसाइड होते हैं ना कि इस राज्य में इतने होंगे, इस ज़िले में इतने होंगे, इस एरिया में इतने मतदान केंद्र होंगे, क्योंकि सभी एक जगह, पूरे देश के चुनाव सिर्फ एक ही जगह संपन्न नहीं कराए जा सकते। ना राज्य में ऐसा हो सकता कि पूरे राज्य के जो चुनाव है वो सारे जो राज्य के निवासी हैं वो एक ही जगह देने जाएं वोट, ऐसा भी संभव नहीं है। इतना बड़ा स्थान कहाँ से लाएंगे। ना यही संभव है कि जो ज़िला है सारे ज़िले के निवासी एक जगह देने जाएं वोट। तो इसीलिए मतदान केंद्रों का निर्माण किया जाता है और उन मतदान केंद्रों पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कौन, प्रिजाइडिंग अधिकारी होते हैं। प्रिजाइडिंग अधिकारी नियुक्त कौन करता है, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी। 2 अधिकारी होते हैं मतदान केंद्र के लिए। पहले प्रिजाइडिंग अधिकारी तथा उनकी सहायता के लिए होते हैं मतदान अधिकारी। तो यही मतदान केंद्रों के लिए प्रिजाइडिंग अधिकारी तथा मतदान अधिकारी नियुक्त करते हैं। कौन करता है, जिला निर्वाचन अधिकारी। चुनाव के दिन महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनकी। जिस दिन वोट होता है, जिस दिन आपके क्षेत्र में चुनाव होगा, आपके मतदान केंद्रों पर आप देखेंगे। इस बार अगर आप पहले नहीं देखते थे ये चीज़ तो इस बार देखिएगा जाके, जब आप मेरे लेक्चर देख लें तो आप देखिएगा प्रिजाइडिंग अधिकारी तथा मतदान अधिकारी, तो इनकी चुनाव वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ ऐसे वोटिंग मशीन लगा दी जाए और अपने आप जाते जाए और बटन दबाते जाए। क्योंकि अब पहले तो होता था ठप्पा लगाते थे, मोहर की तरह, एक स्टाम्प की तरह लगाते थे और कागज़ को फोल्ड करते थे, एक डब्बे में डालते थे। परंतु अब तो मशीनें आ गई हैं, बटन दबाना होता है, तो ये भी नहीं होता। क्योंकि देख रेख की बहुत आवश्यकता होती है। जहाँ भी चुनाव कराए जा रहे हैं देख रेख की आवश्यकता होगी कि वहाँ पर उस मतदान केंद्र पर जो चुनाव हो रहे हैं वो निर्विघ्न, निर्बाध, बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी दबाव के संपन्न हो सके। इसीलिए सभी मतदान केंद्रों पर प्रिजाइडिंग अधिकारी होते हैं। साथ ही साथ प्रिजाइडिंग अधिकारी की हेल्प के लिए, सहायता के लिए मतदान अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। तो चुनाव के दिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतदान केंद्र पर व्यवस्था बनाए रखना, ध्यान देना कि मतदान निर्बाध व निष्पक्ष हो। ये बात ही कही मैंने आपसे, मतदान केंद्र पर ध्यान रखने का कार्य होता है कि वहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं वो सही तरीके से निर्बाध, बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न कराए जा सकें। मतदान अधिकारी प्रिजाइडिंग अधिकारी के कार्यों में उनकी सहायता करते हैं। मैंने यही बताया है कि आपको कि प्रिजाइडिंग अधिकारी की हेल्प के लिए, उनको सहायता देने के लिए मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। चुनाव आयोग राज्य सरकार के परामर्श से, अब देखिए, चुनाव आयोग राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक संसदीय, यानी कि जो संसदीय क्षेत्र होता है, जब केंद्र स्तर पर चुनाव कराए जाते हैं तो संसदीय क्षेत्र बोलते हैं। तो चुनाव आयोग राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, विधानसभा कहाँ होती है, राज्य में होती है, संसद कहाँ होती है, केंद्र में। तो चुनाव आयोग राज्य सरकार से परामर्श लेता है। क्योंकि संसद, चाहे सिर्फ विधानसभा के चुनाव हो तो भी राज्य, जिस विधानसभा के चुनाव होंगे उस राज्य से परामर्श लेना पड़ेगा, विचार वार्तालाप तो करनी ही पड़ेगी ना कि किस तरीके से कार्य करना है। या फिर केंद्र के लिए चुनाव हो, संसद के लिए, तब भी सभी राज्यों से चुनाव, क्योंकि केंद्र राज्यों से ही तो मिलकर बना है केंद्र, तो तब भी राज्यों से परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। बातचीत, क्योंकि लोकतंत्र में कार्य करने के लिए सबको साथ लेकर चलना बहुत आवश्यक होता है, तभी सही मायने में लोकतंत्र होता है। तो चुनाव आयोग राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तथा राज्यसभा में किसी स्थान या किन्हीं स्थानों को भरने के लिए, आप देखते हैं राज्यसभा के चुनाव भी समय समय पर होते रहते हैं, स्थानों को भरने के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है। तो रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त, आपसे पूछा जा सकता है प्रिजाइडिंग अधिकारी कौन होते हैं, मतदान अधिकारी कौन होते हैं, या जिले में राज्यों के लिए मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, ये सब पूछा जा सकता है आपसे। तो क्या बात कही गई है यहाँ पर, एक शब्द क्या दिया गया है, रिटर्निंग अधिकारी। किसकी सलाह से नियुक्त किया जाता है और कौन नियुक्त करता है, तो चुनाव आयोग राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, सभी जितनी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं या संसदीय क्षेत्र हैं, जब केंद्र के चुनाव हो रहे हैं तो सभी के लिए, या फिर राज्यसभा के चुनाव होने हो तो उन सभी के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
क्लियर रखिएगा आप ये। रिटर्निंग अधिकारी को वह सभी कार्य करने का अधिकार प्राप्त है जो निर्वाचन विधियों के अनुसार निर्वाचन अर्थात चुनाव कराने के लिए आवश्यक हो। यानी कि वो जो रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है उसको ये पावर होती है, वह सभी कार्य कर सकता है जो निर्वाचन विधियों के अनुसार, क्योंकि अगर कोई कार्य किया जाता है वो बिल्कुल रूल्स और रेगुलेशन के तहत ही किया जाएगा। कोई भी हो, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो या उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी अधिकारी हो, वो सब कार्य करेंगे जो चुनाव की विधियां हैं, जो भी कानून है, जो भी विधियां, उसी के तहत ही कार्य करेंगे। कोई भी अपनी सीमा से बाहर जाके अपनी विधियों का उल्लंघन करके तो कोई कार्य किया नहीं जाएगा, क्योंकि सभी कार्यों को करने के लिए कुछ दिशा निर्देश, कुछ विधियां बनाई गई हैं। तो यही कहा गया है कि रिटर्निंग अधिकारी को वह सभी कार्य करने का अधिकार प्राप्त है जो निर्वाचन विधियों, यानी कि जो भी निर्वाचन विधि, यानी कि जो भी कानून बनाए गए हैं निर्वाचन के लिए, निर्वाचन विधियों के अनुसार चुनाव कराने के लिए आवश्यक हो। तो इस अधिकारी को, रिटर्निंग अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त होता है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने आपको ये बता दिया है कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर किस तरीके से अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। अब आगे इसके 2 से 3 लेक्चर और भी आएंगे, क्योंकि अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो डिटेल्ड करनी चाहिए ताकि कोई ऐसा पक्ष ना रहे जो हमें ना पता हो और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर धन्यवाद।